नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन प्रयागराज केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का युग विज्ञान का है। इसी कड़ी में मैं आपको ज्ञान गंगा के संगम प्रयागराज राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत ले चलता हूँ। प्राचीन समय में विज्ञान के क्षेत्र में भारत के अद्वितीय योगदान के लिए गौरवान्वित होना पूर्णतः न्यायोचित है। जबकि निरंतर विदेशी आक्रमणों और सदियों के विदेशी शासन ने विज्ञान को पीछे धकेल दिया और देश को जिस दौर से गुजरना पड़ा उसे विज्ञान का अंधकार युग कहना गलत ना होगा। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालयों की स्थापना के पश्चात पश्चिमी विज्ञान ने भारतीय बुद्धिजीवी की आकर्षित किया तथा अनेकों व्यवधानों के बावजूद देश में सर जेसी बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों का आविर्भाव संभव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण सारे विश्व में वैज्ञानिक अनुसंधान को गहरा झटका लगा, जिसका असर भारत पर इतना अधिक पड़ा कि वैज्ञानिकों को अपने शोध कार्य को प्रकाशित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें लगभग पूरी तरह से विदेशी पत्रिकाओं पर ही आश्रित रहना पड़ता था। विश्व युद्ध के बाद भारत ने कई स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ। उसने भारतीय जनता की कई समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, बार बार आने वाली बाढ़, सूखा, अकाल आदि की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। देशभक्त वैज्ञानिकों ने इन समस्याओं से स्वयं को गहराई से जुड़ा हुआ महसूस किया। इसी पृष्ठभूमि को मद्देनज़र रखते हुए सन 1929 में वैज्ञानिकों के एक ऐसे मंच को स्थापित करने का विचार महान देशभक्त वैज्ञानिक और तत्कालीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के तत्कालीन प्रोफेसर मेघनाथ साहा द्वारा प्रस्तुत किया गया, ताकि वैज्ञानिकों को शोध कार्य को प्रकाशित किए जाने में उनकी सहायता की जा सके और देश की समस्याओं पर विचार विमर्श करने और वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए उन्हें एकजुट किया जा सके। तो सर, आप राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जिसको शॉर्ट में द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया नासी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1930 में अपने देश के बहुत ही मूर्धन्य वैज्ञानिक, जो कि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1930 में देश में वैज्ञानिकों को अपने रिसर्च आउटपुट्स को या रिसर्च के जो भी समस्याएं थे उनको आपस में एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उसी के कारण उस समय इसकी स्थापना हुई। 1930 में विज्ञान अकादमी की स्थापना होने के बाद पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई और प्रोफेसर मेघनाथ साहा के पास देश के विश्व के जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अकादमी की स्थापना के लिए उन्हें पत्र लिखकर बधाइयाँ दी। बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे लॉर्ड रदरफोर्ड और इंग्लैंड के थे, समरफील्ड जर्मनी से और जेम्स वाटसन स्कॉटलैंड से, इन सभी वैज्ञानिकों ने मेघनाथ साहा को बधाई दी और उन्होंने कहा कि देश में भारत में पहली बार एक विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई है, जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वहाँ के वैज्ञानिकों को बहुत ही सहयोग मिलेगा। और तो अक्टूबर 1932 के नेचर लंदन के मैगज़ीन में भी इसकी सराहना हुई और उसके प्रकाशन में उनके 1932 अक्टूबर के एडिशन में ये बात लिखा गया था कि द अकेडमी वुड डू ए ग्रेट डील टू स्टिमुलेट साइंस इन इंडिया। और इसके अंतर्गत फिर तब से लेकर के अकादमी ने बहुत सारे माइलस्टोन तय किए हुए हैं, जिसमें सिल्वर जुबली, प्लेटिनम जुबली, गोल्डन जुबली हुए और इन सभी के सेशन में
देश ही नहीं पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के द्वारा इसका सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। इसके गोल्डन जुबली सेशन, सिल्वर जुबली सेशन में श्रीमती उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर आई और उन्होंने भी इस अकादमी के किए गए कार्यों की सराहना की। बाद में इसके और भी जो प्लेटिनम जुबली सेशन में भी उस समय के वर्तमान उस राष्ट्रपति प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम साहब भी इस अकादमी में यहाँ पर आए और उन्होंने अकादमी के कार्यों की सराहना की। इस देश के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर, इनके सहयोग से अकादमी चल रही है। इसके अध्यक्षों में अभी कुछ दिनों पूर्व भी जिनको हमने खो दिया, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन जो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर अनिल काकोडकर जी जो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ दिन पर इसके अध्यक्षों में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो भारत के अपने हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनके भी मार्गदर्शन से अकादमी के बहुत सारी चीज़ों में सहयोग रहा और अकादमी के यहाँ तक पहुँचने में उनका सहयोग रहा। प्रोफेसर MGK मेनन जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के सचिव रहे हैं और देश के कई सारे पदों पर रहे हैं और उन्होंने इस अकादमी के ऊपर बढ़ाने में उनका बहुत सहयोग रहा। प्रोफेसर मंजू शर्मा जी जो कि यहाँ की वो भी अध्यक्ष रही हैं। इन लोगों के सहयोग से अकादमी कार्य करती रही है। जो अकादमी का मूल कार्य है जिसमें हम सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है वो है अकादमी जो साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम, जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल जाकर बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करना रहता है। उसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। अकादमी के इसमें 21 चैप्टर पूरे देश में फैले हुए हैं। उनके माध्यम से साथ ही साथ अकादमी के फेलोज़ और मेंबर्स यहाँ चुने जाते हैं। वो जब लगभग 2000 से अधिक हमारे फेलोज़ हैं और 2000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो इन लगभग 4000 वैज्ञानिकों की मदद से हम पूरे देश में वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके द्वारा बच्चों में भी, आम जनमानस में भी विज्ञान के प्रति अभिरुचि, इंटरेस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके। लोगों के अंदर जो ग्रास रूट पर जा कर के वहाँ के क्षेत्रों में जो भी समस्याएं होती हैं उनके जीवन से रिलेटेड, चाहे वो उनके लाइवलीहुड की हो या उनके स्वास्थ्य की हो या उनके खेती में दिनचर्या के संबंधित हो, उन सभी कार्यक्रमों के लिए हम इन वैज्ञानिकों की मदद से वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से उनका निरूपण किया जा सकता है, वो सब कार्य भी अकादमी करती है। साथ ही साथ अकादमी बहुत सारे एक रिवर गैलरीज का प्रोग्राम रहा है, जिसके अंतर्गत हम नदी पर जो भी साइंटिफिक या इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लाइवलीहुड या उनके कल्चरल, इन सभी एस्पेक्ट को किस तरीके से नदियों पर जीवन का यापन में लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी पर भी कंजर्वेशन ऑफ द रिवर्स से संबंधित कार्यक्रम में एकेडमी के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें रिवर गैलरीज प्रोग्राम होते हैं। उसी के अंतर्गत एकेडमी में भी एक गंगा गैलरी की स्थापना 2011 में की गई। और भी एक गैलरी मैसूर में है जिसको हम लोग कावेरी गैलरी के नाम से जानते हैं, वहाँ उसको भी स्थापना अकादमी ने किया था। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में जो एक ब्रह्मपुत्र गैलरी के नाम से बनाया गया है, वो गैलरी भी इस तरीके से रिवर्स के ऊपर कार्यक्रम करती है। इसके अलावा हम महिलाओं पर विशेष रूप से उनके विकास के लिए, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स अकादमी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें हम देश में जो ऐसी महिलाओं ने जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बीच में उनके एजुकेशन में गैप आ गया है, उनको भी किस तरीके से जोड़ करके उनको उत्साहवर्धन करके कार्यक्रम किए जाते हैं। एकेडमी रूरल एरियाज़ में जा कर के अनेक प्रकार के चौपाल आयोजित करती है, जिसमें वहाँ के किसानों से मिल कर के उनके एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं हुई या उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड में जो पोषण से समस्याएं समाधान हुई। तो देश के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि जो मिशन है, बड़े मिशन हैं, जो जैसे कि
नेशनल मिशंस होते हैं प्रधानमंत्री के हेल्थ से रिलेटेड, भारत पोषण भारत या स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, इन सभी के अंतर्गत भी कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे कि देश के मिशन को फुलफिल करने में अकादमी का सहयोग रहता है। अभी इससे पूर्व में निवर्तमान में अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम भार्गव रहे हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक और स्वास्थ्य के सचिव रहे हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन निर्माण में उनका बहुत बड़ा मूल की पर्सन रहे हैं। उनके बाद अभी जनवरी 2025 से अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर VK सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, जो कि इस समय IIT कानपुर में एमरिटस प्रोफेसर हैं, एमरिटस साइंटिस्ट हैं, और उनके मार्गदर्शन में अकादमी इस समय कार्य कर रही है और उनके द्वारा दिए गए निर्देशन में अध्यक्ष और हमारे काउंसिल मेंबर्स और फेलोज़ के द्वारा हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। नासी का स्थापना कब हुआ और इसका मूल उद्देश्य क्या है? नासी की स्थापना 1930 में हुई और इसका मूल उद्देश्य है पूरे देश में विज्ञान के सभी विधाओं को, यानी सभी विषयों को प्रचार प्रसार करना और उनके माध्यम से, विज्ञान के सभी माध्यमों से लोगों के अंदर जो बेसिक समस्याएं हैं उनका निरूपण करना। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत देश की पहली विज्ञान अकादमी है, जिसका उद्देश्य विज्ञान और समाज को बढ़ावा देना है। जैसे कि इसके संस्थापक प्रोफेसर मेघनाथ साहा जी एक महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी, समाज सुधारक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के तत्कालीन प्रोफेसर थे। अपनी प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर कई कार्यक्रम लागू किए हैं। जैसे कि भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और नासी के द्वारा भी लगातार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखता से नासी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शामिल किया गया है। नासी ने यह कार्यक्रम 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत मिशन योजना को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन को लागू किया। इसी वर्ष भी नासी ने उद्यमिता विकास और जागरूकता कार्यक्रम और पैनल चर्चाओं का आयोजन किया, विशेष रूप से युवाओं के लिए, ताकि उनमें उद्यमशीलता, कौशल विकास किया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी तरह से ग्रीष्मकालीन अनुसंधान फेलोशिप का भी आयोजन किया जाता है। नासी ने अन्य 2 विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु के साथ मिलकर संयुक्त विज्ञान शिक्षा पैनल के तहत गर्मियों की अनुसंधान छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तमाम प्रकार के फेलोशिप एवं सदस्यता के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को जाना जाता है। हर साल अकादमी देश और विदेश के कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को उनकी उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए अपनी प्रतिष्ठित फेलोशिप सदस्यता प्रदान करती है। वर्ष 2023 की बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 143 वैज्ञानिकों, जिसमें 83 फेलो और 60 सदस्य का चयन किया गया था। इसी प्रकार से और भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें वार्षिक सत्र होता है, संगोष्ठियाँ होती हैं, विज्ञान के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि नासी ने 3 अपने महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाओं को प्रकाशित किया है, जिसमें पहला है नेशनल एकेडमिक साइंस लेटर, दूसरा है प्रोसीडिंग्स ऑफ नासी सेक्शन ए और तीसरा है प्रोसीडिंग ऑफ नासी सेक्शन बी। इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष नासी के द्वारा प्रमुखता से किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लाइब्रेरी में हम हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी पुस्तकें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में रखी गई हैं।
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में मेनली जो है साइंस से रिलेटेड सभी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिज़िक्स और हिंदी का भी एक अलग से सेक्शन बनाया गया है ताकि कोई छोटा बच्चा भी आए तो वो विज्ञान की पुस्तकों को हिंदी में अच्छे से पढ़ सके। इस पुस्तकालय में अभी तक कितनी पुस्तकें होंगी, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। इस पुस्तकालय में विज्ञान से संबंधित लगभग 5000 से ज़्यादा बुक्स आपको मिलेंगी। इसमें बाउंड वॉल्यूम्स का भी अलग सेक्शन है जिसमें हम विज्ञान की मैगज़ीन्स और पत्रिकाओं को रखते हैं। लेटेस्ट आप ये देखेंगे विज्ञान की जितनी भी मैगज़ीन्स हैं ये सभी हमने फ़ोल्डर पे शो कर दी है। जब ये मतलब कि लास्ट ईयर की हो जाती हैं तो हम इनको सामने बाउंड करके अरेंज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स कुछ बैक रिकॉर्ड्स देखना चाहें तो वो उसको पढ़ सकें। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगातार कैंडिडेट्स आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या इनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, फीस वगैरह लिया जाता है? नहीं सर, ये निःशुल्क रहती है। और साइंस की सब हमारे जो वीके सर हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे ES संतोष सर, उन सब का सारे बड़े लोगों का यही विजन है कि साइंस को हम लोग उतना ईजिली अवेलेबल करा दें कि हर नॉर्मल आदमी कर सके। इसलिए ये निःशुल्क रहती है। जिसके अलावा यहाँ पे आपको सारी हर तरीके की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे नेट हम लोगों ने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि और से और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ जिससे वो लोग साइंस की तरफ और रुचि रखें। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कैंडिडेट्स आते हैं ये प्रिपरेशन किस चीज़ की करते हैं? क्या ये साइंस के ही क्षेत्र से आते हैं या कि अलग क्षेत्र से भी आते हैं बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में? ये मेनली जो है विज्ञान की लाइब्रेरी है, इसलिए आप इसमें जितने भी विद्यार्थियों को पाएंगे इनका मेन सब्जेक्ट विज्ञान ही रहा होगा। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे आर्ट्स के भी बच्चे आते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं क्योंकि विज्ञान सभी क्षेत्र के बच्चों के लिए है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे कला का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी क्षेत्र का। क्योंकि यहाँ पे विज्ञान के अलावा हमने हिंदी की भी कई पुस्तकें रखी हैं ताकि बच्चों का बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्ट्स के क्षेत्र में है लेकिन वो विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो ताकि वो यहाँ पर आके पढ़ सकें। कोई बाउंडेशन नहीं है कि बच्चा आर्ट्स का है कि कॉमर्स का है कि होम साइंस का है। सभी स्ट्रीम्स के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। हमने अभी विद्यार्थी से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ। अभी एक और कैंडिडेट से मैंने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं MA कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट में। तो किस तरह से ये बच्चे यहाँ तक आते हैं और उनका क्या रुझान रहता है विज्ञान के प्रति, इसके बारे में भी? सर, हमारी लाइब्रेरी में 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का भी एक्सेस हो गया है जो गवर्नमेंट ने मोस्टली हमारे विज्ञान के छात्र छात्राओं के लिए ही प्रोवाइड करी है। ये फैसिलिटी ये टोटली फ्री है और कोई भी जो रिसर्च स्कॉलर है वो मोर देन थाउजेंड्स जर्नल्स मैगजीन्स को एक्सेस कर सकता है फ्री, आउट ऑफ कॉस्ट, है ना। यहाँ ही के कैंपस में वाईफाई के द्वारा सभी छात्र जो है अपने मोबाइल पर कोई भी ऑनलाइन जो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत कोई भी जर्नल्स जो अवेलेबल हैं उनको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। ये गवर्नमेंट द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई है सभी विज्ञान संस्थाओं को। तो मैं आपसे जाते जाते यही जानना चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी का स्थापना कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था? सर, ये अकादमी 1930 में इस्टेब्लिश करी गई थी और तभी से ये लाइब्रेरी भी यहाँ इस अकादमी का एक हिस्सा रही है और तभी से ये लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश है। अब हम पहुँच चुके हैं राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के गंगा गैलरी में और गंगा गैलरी के बारे में जानेंगे कि गंगा में किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ मैडम हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से गंगा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण घट भी रहा है। तो मैम आप बताइए। सर, ये 6 जगह का गंगा जल है। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, दक्षिणेश्वर। अब BOD कहाँ का कितना BOD है, जैसे क्या है हरिद्वार का BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 2004 में कितना था, 5 में कितना था, 6 में, 7 में, मतलब ईयर बाई ईयर इसमें दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद कानपुर का आता है। कानपुर चूँकि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है इसलिए वहाँ का BOD सबसे ज़्यादा है। कानपुर का सबसे ज़्यादा हाई है इसलिए वहाँ का डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम है। बाकी हर जगह का डिज़ोल्व ऑक्सीजन ठीक है। फिर उसके बाद FC चलता है। FC वो होता है कि हर जगह का पानी क्या होता है कि फ़्लो में होता है। तो लेकिन दक्षिणेश्वर लास्ट है इसलिए वहाँ का पानी फ़्लो में नहीं है और हर जगह का ये देखिए सही है। तो
एक लिमिटेशन, एक लाइन लगा करके रखा गया है, एक लिमिटेशन। सर यहाँ ये लिमिटेशन ये है यहाँ तक, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, अगर उसके हाँ प्रदूषित है, अगर उसके नीचे में है तो वो ठीक है। तो सर इसमें अलग अलग जगह का डिफाइन किया गया है। ये देखिए डिजॉल्व वो एफसी फीकल कॉलीफॉर्म चला, एफसी वो होता है ना जो नाले वाले का पानी सीधे नदियों में चला जाता है, उसके बारे में वो दिखा रहे हैं। तो वो हर जगह का सही है, क्योंकि कानपुर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, इसलिए वहाँ का सबसे ज़्यादा ख़राब दिखा रहा है, या तो लास्ट में दक्षिणेश्वर का। बाकी वो हर जगह का सही है एफसी का, क्योंकि पानी फ्लो में है। सर ये पूरा यहाँ का दिखाते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पोल्यूशन की सोर्स दिखा रहे हैं कि कितना परसेंटेज किससे हो रहा है। तो सब ज़्यादा इधर मेडिकल वेस्ट और ये सीवेज से सब ज़्यादा देखिए आपका 80% आपका इससे हो रहा है, मेडिकल वेस्ट और सीवेज से, इन सब चीज़ों से 80%, 20% अदर सोर्स से होते हैं। और सर वहाँ एकदम अलग अलग ग्राफ डिफाइन किया गया है कि कितना परसेंटेज किससे हो रहा है, वो चीज़ें वहाँ डिफाइन किया गया है। बाकी पोल्यूशन के सोर्स के बारे में यहाँ आपको बताएंगे, नदी प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, जल की क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सिस्टम में पूरा मिल जाएगा सर। तो जब छात्र आते हैं, चाहे वो पीजी के हो, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो, तो आप उन रिसर्च स्कॉलर्स को किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं, किस तरह से सारी बारे में अलग अलग तरीके से जानकारियाँ आप प्रदान करती हैं? क्योंकि जब हम गंगा गैलरी की बात करते हैं तो गंगा गैलरी तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे गंगा गैलरी ये कुछ अलग चीज़ ही शो कर रहा है। ये दिखा रहे हैं कि जैसे आपने वहाँ एक ग्राफ देखा, बीओडी क्या है, डीओ क्या है, एफसी क्या है, बाकी बीओडी अंदर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं पूरा डिटेल में आप इस वाले सिस्टम से देख सकते हैं पूरा डिटेल। तो इसमें ये जैसे नंबरिंग किया गया तो इसका क्या तात्पर्य है? नंबर से वही 1 2 3 4 5 6 7 वही वो दिया गया है उसके, इसका मतलब एक वैसे कोई ऐसा उस मतलब कि कोई रीज़न नहीं है कि इसका किसी पर्टिकुलर उसके कारण हो रहा है। जैसे आप यहाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आप इसको दबाएंगे तो आपको पूरा इसमें मिलेगा। फिर यहाँ आप सेकंड वाला दबाएंगे तो आपको कॉलीफॉर्म वाला मिलेगा। फिर उसका थर्ड वाला दबाएंगे तो आपको ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिलेगा। तो 1 बाय 1 एक बार में एक ही आप इसको दबा सकते हैं, ये नहीं कि आप 2 एक साथ दबाएंगे। तो इस तरह से दबाने के बाद ये हमको स्क्रीन पे जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टेज वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट कुछ आप लोगों ने बनाया है, तो इसके बारे में भी सर यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में ये बताया गया है कि आपका जो वो नदी में जो पानी जाता था, जो पहले सीधे एकदम नदियों में चला जाता है, तो इस प्लांट के थ्रू पानी को कैसे साफ किया जा रहा है उसके बारे में दिखा रहे हैं सर। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये जो ये मॉडल है, ये इसके थ्रू इसमें ये दिखाएंगे ना कि जैसे इसमें ये दिखा रहे हैं, कहीं भी आप लिंक करेंगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको 1 बाय 1 हर जगह अलग अलग दबाना पड़ेगा। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं जी, तो प्रेस करने के बाद हमको दूसरा जानकारी उससे संबंधित, हाँ उससे संबंधित आपको दूसरी जानकारी मिल जाएगी सर। अच्छा, और ये माउस की तरह से काम कर रहा है? हाँ ये माउस ही, हाँ जी जी ये जी। तो छात्रों को किस तरह से इसकी उपयोगिता समझ में आती होगी? छात्र किस तरह से आप छात्रों को समझाती होंगी जब वो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में आते होंगे? सर उसमें यही है ना कि जैसे क्या है कि पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा नदियों में हो रहा है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अब इस मॉडल के थ्रू ही हम छात्र को बता सकते हैं कि बेटा ये सीधे आप पानी ना जा करके कैसे अब पानी साफ़ हो रहा है। जैसे बच्चों को नहीं पता होता है कि पानी कैसे साफ़ हो रहा है, तो इस मॉडल के थ्रू बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कैसे पानी साफ़ किया जा रहा है। तो इसको स्टार्टिंग से जब पानी इकट्ठा होता है और उसके स्लज का भी क्या यूज होता है वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है सर। और हम आगे चलते हैं और आगे हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्विज़ कंपटीशन टाइप का भी कुछ आप लोगों ने यहाँ पर लगा करके रखा है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारियाँ प्राप्त करना चाहूँगा। आप मैडम इन सारी चीज़ों को बताते चलिए कि क्या क्या है। यहाँ देखिए सर क्लाइमेट चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ एकदम सूखा हुआ है, यहाँ एकदम बाढ़ आ रहा है। और दूसरी चीज़ें सर ये ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहा है वो चीज़ें इसमें दिखा रहा है। तो जैसे ये नासी का जो मेज़रमेंट लिया गया था, एक डॉट का 1 किलोमीटर दिया गया। तो पहले क्या होता था, 1 किलोमीटर आने में कितने साल लग जाते थे, लेकिन 1971 से 2001 तक 5 किलोमीटर ग्लेशियर पिघल गया है सर। इतना मतलब पिघल, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ें इसमें दिखा रहे हैं सर। बाकी क्लाइमेट चेंज पे ये सर पिक्चर है, वीडियो चलती रहती है, बच्चे देखते हैं और ये सारे छोटे छोटे कोट किए गए हैं, वो सब खुद से बच्चे मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं। और बाकी ह्यूमन इम्पैक्ट जो हम लोग गंदगी करते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, इस वाले में देखते हैं कि पहले यहाँ 3 तरह की पिक्चर आती है सर। देखिए स्टार्टिंग में कैसे सर आती है सर,
सर फर्स्ट स्टेज में पानी एकदम क्लीन रहता है, जो आपका वहाँ से हिमालय पर्वत से निकलता हुआ पानी आपका आता है। तो पहला स्टेज आपका दिखाते हैं कि सर एकदम पूरा क्लीन, पूरा ग्लेशियर पिघलते हुए सर पानी आ रहा है, इसमें दिखाते हैं। सर ये देखिए फर्स्ट स्टेज का ये है पानी आपका, पहला ये है, ये उत्तराखंड का है। और दूसरा फिर सर आ जाते हैं हम लोग यहाँ कानपुर का आ जाते हैं कि जो कि हमने पहले ही बताया था कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये देखिए सीधे ये पानी जा रहा है सर। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, देखिए पूरा ये झाग है, ये आपका कानपुर का है और ये नाले का पानी है, सीधे वहाँ की नदी में जा रहा है सर। और फिर ये थर्ड स्टेज ये इलाहाबाद का है सर, 2013 के कुंभ का है सर। तो 2013 में क्या उसका परिणाम था सर, ये मरी हुई भैंस है, ये फ़ोटो खींची गई है। तो उसका क्या परिणाम सर, ये चीज़ें इसमें ये दिखा रहे हैं कि हम लोग उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो गंदगी कर रहे हैं। तो सर तो जब ये छात्र आते हैं तो ये छात्र यहाँ से सीखते हैं, और सीख करके जाने के बाद किस तरह से हम नदी को और साफ़ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एकदम गंगा के तर्ज पे ही इसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यूज के लिए कुछ यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है, तो इसके बारे में भी आप। सर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्विज है, जैसे नीचे से ऊपर तक के बच्चे कितना अच्छे से देखते हैं। बच्चे जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, तो उससे सीरियस होकर के नहीं देखते हैं। तो इसलिए दिया गया है कि वो कितना सीरियस होकर के बच्चे देखें, उसके अकॉर्डिंग 10 ऑब्जेक्टिव होता है, क्विज होता है, 100 पॉइंट्स मिलते हैं, तो बच्चे उसमें खुश होते हैं। और सर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कुछ यहाँ ऊपर से नीचे तक जितना देखें उसी के अकॉर्डिंग क्विज होता है सर ये। तो इसका कैसे इसका संचालन किया जाता है? संचालन ABCD है, ABC है, 3 ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो इसमें अगर वो आता है ना, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो जो भी दबाएंगे सर, अगर करेक्ट है तो 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर रॉन्ग है तो 0 पॉइंट मिलेंगे सर जी। और सर फिर यहाँ ये दिखा रहे हैं ना, अविरल एवं निर्मल धारा। देखिए सर यहाँ ये पानी ये रिसाइकिल हो रहा है। जैसे नीचे में सर गंगा की 32 ट्रिब्यूटरीज है, 32 में 16 सूख गई हैं। जो 16 ट्रिब्यूटरीज हैं उससे इससे ये पता चलता है, अविरल मीन्स हमेशा और निर्मल मीन्स स्वच्छ। तो गंगा की सफाई के साथ साथ मुझे गंगा जी हमेशा के लिए चाहिए, नहीं तो वो सूख जाएंगी। तो सूखना नहीं चाहिए, सफाई के साथ साथ मुझे गंगा जी हमेशा के लिए चाहिए, नहीं तो 10 साल 20 साल बाद कौन गंगा ये पता ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि बताया ना कि 32 ट्रिब्यूटरीज नीचे में है, 32 में 16 ही हैं, बाकी सारी जो उनकी सहायक नदियां हैं सारी सूख गई हैं। तो सर इसमें ये चीज़ें ये दिखाया, डू एंड नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें इसमें दिखाया। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है कि छात्र क्या करें गंगा को बचाने के लिए, और छात्र क्या ना करें कि गंगा हमारा दूषित हो जाए। जैसे सर उस वाली पिक्चर में भी हमने आपको बताया ना कि सर हम लोग ही वो गंदगी कर रहे हैं जो कि कितना प्रदूषित हो रहा है सर। वो मरी हुई भैंस है वहाँ। अब सोचिए 2013 में जो कुंभ हुआ था सर, उसमें क्या है, कितना गंदा प्रदूषण है। तो सर 2025 वाले सर कुंभ में क्या हालत हुई होगी, अब इसको आप ही लोग समझ सकते हैं। तो आप दर्शकों देख रहे थे गंगा गैलरी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी प्रयागराज में। तो यहाँ पे ये क्या बनाया गया है, ये गंगा गैलरी के बारे में हमको बताइए। सर यहाँ गंगा गैलरी के बारे में, गंगा जी के बारे में कि गंगा जी को साइंटिफिक रूप में कैसे देखा जा रहा है। जैसे अब हम लोग ये मानते हैं कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं से निकली हुई हैं, लेकिन ये साइंस ये कहता है कि शंकर जी की जटा नहीं है, वो गंगा जी पेड़ पौधे से टकराते हुए तब भी पृथ्वी पे आई हैं। और गंगा का पृथ्वी पे आने का कारण है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी पृथ्वी पे आई हैं सर, ये है। और फिर उसके बाद गंगा जी के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ से सर हम देख सकते हैं पूरा एक एक चीज़ें, और कहाँ से कहाँ तक कहाँ से निकली हुई हैं और कहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ शिवलिंग, गोमुख, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, टोटल 19 जगह से होते हुए 20वें स्थान पे गंगा सागर में आकर के ख़त्म होती हैं। और गंगा जी के सर इसमें पूरे नाम हैं, गंगा जी के सहस्त्र नाम है, और सबके नाम के साथ साथ सबकी मीनिंग भी है इसमें, ये पूरा दिखाया जा रहा है। फिर ओरिजिन ऑफ गंगा, एक्चुअल में गंगा जी कहाँ निकली हुई हैं, ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि योग का आविष्कार और अभ्यास भारत का ही है, और इसके उल्लेख हमारे वेदांत में स्पष्ट हैं। नासी मुख्यालय ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ताकि शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, एकता और शांति के संदेश को आसानी से लोगों तक फैलाया जा सके। इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रम भी नासी के द्वारा कराए जाते हैं। मेघनाथ साहा की 130वीं जयंती का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत ने अपने संस्थापक अध्यक्ष
प्रोफेसर मेघनाथ साहा की 130वीं जयंती 6 अक्टूबर 2023 को नासी प्रयागराज में मनाई गई। यह कार्यक्रम प्रोफेसर साहा के विज्ञान में उनके विशाल योगदान और नासी की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि था। यह समारोह की शुरुआत प्रोफेसर साहा को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि से हुई, जिसमें उनके खगोल भौतिकी में अग्रणीय कार्यक्रम विशेष रूप से साहा के द्वारा किया गया था।